बिहार में चुनाव से पहले बड़ी घोषणाएं हो रही। महिलाएं, युवा, बेरोजगार और किसान सभी की निगाहें अब नेताओं पर टिकी हुई हैं, क्योंकि रोज नए नए वादे हो रहे हैं। नीतीश कुमार नए वादों से भरोसा जीतना चाहते हैं। विपक्ष इस सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा और जनता अब यह तय करेगी कि वादों की इस बारिश में किसके विकास का वादा सच्चा है और किसकी राजनीति में सिर्फ घोषणाओं का शोर है। बिहार के सियासी संग्राम में ऐसे कई मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है, लेकिन वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष का रुख आक्रामक हो गया है। इधर नीतीश सरकार भी कई दावे चल रही है और कहीं ना कहीं नर्वस भी नजर आ रही है, इसलिए नए नए घोषणा भी कर रही है और ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके भरोसे सरकार चुनावी घमासान में उतर चुकी है। उधर चिराग पासवान ने भी चुनाव को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि बिहार में इस समय सियासी रण किस मुकाम पर पहुंच चुका है। आज बिहार की सबसे बड़ी बहस, आपके मुद्दों, आपकी आवाज के साथ जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि समय कम है और हमारे साथ कई सारे गेस्ट मौजूद हैं। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर टीना करमवीर, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी स्वागत है। अनुप्रिया, प्रवक्ता जेडीयू, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर राकेश रंजन, प्रवक्ता आरजेडी, आपका भी स्वागत है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करेंगे अनुप्रिया जी से। अनुप्रिया जी, आपने घोषणाएं तो दो जबरदस्त कर दी। महिलाओं को 35% आरक्षण, वो भी डोमिसाइल, आरक्षण पहले से ही था लेकिन डोमिसाइल कर दिया। लेकिन ये मांग तो युवाओं की थी, युवा लगातार हर हफ्ते प्रदर्शन कर रहा था। अब आपने आयोग बना दिया, अब आयोग में उनकी सुनवाई होगी, उनकी परेशानियां सुनी जाएंगी और ना जाने कब जाके फैसला होगा। तो आपने सोचा कि जो शॉर्ट है महिला, जो वोट बैंक रहा है, उसी पर दांव खेलें। सरकार नर्वस है। आपने अपने वक्तव्य में और आपने चर्चा में यह कहा कि हड़बड़ाहट में सरकार कर रही है, पर आपने अपने ही शब्दों में कहा देती जी कि ये तो पहले से लागू था। बिहार में 35% आरक्षण, ये लागू किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। और मैं थोड़ा और पिछले जाऊंगी, 2005 में जब बतौर मुख्यमंत्री जी ने बिहार को संभाला, जो कि महिला अपने आप में एक पिछड़ी है, क्योंकि बिहार की स्थिति इस तरह से थी। और आज भी अगर हम देश के अन्य राज्यों में देखें और बिहार में भी देखें तो महिलाओं की अपनी एक समस्या है। लेकिन महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करने के लिए बिहार में 50% का आरक्षण दिया गया पंचायती राज्यों में। उसके बाद लगातार बेटियों को शिक्षित करने के लिए पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, उनकी शिक्षा दीक्षा को मजबूत करने के लिए पहले तो स्कूलों की जो संख्या है, हर स्कूल को बनाया गया, हर पंचायत में स्कूल को बनाया गया, फिर बच्चियां वहां तक जा सके, उनका मनोबल बढ़ सके, इसीलिए कन्या उत्थान योजना के तहत 10वीं पास करने पे, 12+2 पास करने पे, ग्रेजुएशन पास करने पे 50,000 की राशि मिलती है। तो लगातार नीतीश कुमार जी महिलाओं को सशक्त करने के, जो आपने अब कहा कि युवा मांग कर रहे थे, देखिए बिहार में फिर कह रही हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो महिला सशक्तिकरण, महिला के विकास की जो रेखा खींची है, ये शायद ही किसी ने कल्पना की होगी और शायद ही सोचा होगा इसको कि भाई ऐसा भी कुछ बिहार में करना चाहिए। क्योंकि एक तरह से बिहार में जिस तरह से अपहरण का उद्योग था, महिलाएं उठा ली जाती थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था बिहार में 2005 के पहले। लेकिन उस विकास की रेखा को बदल के नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त किया। हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। वोटरों कहने का मतलब है कि पूरा बिहार हमारा परिवार है और बिहार कैसे विकास की मुख्यधारा में जुड़ पाए, इसलिए हमने किया। तो कोई घबराहट में नहीं है, पहली बात, कोई घबराहट में नहीं हुई है। यह हमारी लगातार चली आ रही योजनाओं को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में पलायन है और युवा जिस तरह से अगर हमारे यहाँ ठहरे, हमारे युवा यही शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि आपको ये जान के आश्चर्य होगा अदिति जी कि बिहार में 10 रुपए में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई 10 रुपए में हो रही है। तो आप बिहार सरकार लगातार बच्चों को यही रोजगार मिले, यही वो स्वावलंबी हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। अनुप्रिया जी, आपकी बात मैं सुन रही हूँ, सब सुन रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही, इसमें कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी से पहले भी एक पिंक साइकिल दी थी। मुझे याद है, मैं तब कवरेज पे भी गई थी और तब एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। तो इसलिए महिला वोट बैंक उनका हमेशा से पक्का वोट बैंक है। अब जब मैं बात ये करती हूँ कि पहले से लागू है, उसका मतलब है कि नए कलेवर पैकेजिंग के साथ कोई चीज आई है। लेकिन एक सवाल आपसे, उसके बाद मैं बीजेपी हमारे प्रवक्ता के पास जाऊंगी, छोटा आप जल्द से जवाब दीजिएगा
सवाल ये है कि अब जो रुख है नीतीश कुमार का, सरकार इससे प्रेशर में होती है क्योंकि 5 साल से सरकार चल रही है। अब जब ऐसी स्थितियां हो कि सड़कों पर 5 एक ही घर में किसी एक महिला को, आप तो महिला, आपकी सरकार ऐसी है ना कि महिला को सशक्त बनाती है, डायन कह के मार दिया जाता है। अब जाके 3 लोग पकड़े गए हैं। अब इस तरह का खुलेआम चीजें हो रही है कि मर्डर हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पे जो सवाल उठ रहा है उसको ढक कर अब कुछ नए कलेवर में पेश हो रहा है क्या? ये नहीं अदिति जी, जिस तरह की घटना हुई वो जघन्य अपराध है, उसकी निश्चित तौर पे उसको छुपाने का कोई हमारा प्रयास नहीं है। लेकिन आप ये मैं बार बार एक बात कहना चाहूंगी और सभी को मैं कहती हूँ कि आप जरूर घटना का जिक्र कीजिए, क्योंकि दायित्व है सरकार की कि वो घटनाओं के बारे में चर्चा करे और घटना ना हो इसकी जिम्मेदारी ले। लेकिन घटना के बाद जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, चाहे वो खेमका मर्डर की बात हो या आपने जिस घटना की बात की डाइन बता कर भी, समाज में ऐसी कुरीतियां हैं, लेकिन प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है और किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, यह है कि सत्ता का संरक्षण नहीं है अपराधियों को। चलिए मैं आपसे जवाब लूंगी क्योंकि समय कम है, मैं आपके सवाल लूंगी। पर धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, मेरे को आपसे एक बहुत गंभीर सवाल ये समझना है कि आरएसएस लगातार ये बात कहती है कि हमें समाज को जोड़कर रखना चाहिए, हमारा संविधान ये कहता है, और भारतीय जनता पार्टी हर बार ये कहती है कि हम संविधान के प्रति जाहिर तौर पे प्रतिबद्ध हैं और संविधान को ही आगे बढ़ा रहे हैं। संविधान भी ये कहता है कि कोई भी, आर्टिकल 19 भी ये कहता है, कोई भी कहीं पर जाए, कहीं पर नौकरी कर सकता है, कहीं पर रह सकता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई भाषा भी इस्तेमाल कर सकता है। अब जब लगातार मनसा जैसे जो कार्यकर्ता है मनसा के, वो ये कह रहे हैं कि या तो बोलो आप हमारी लैंग्वेज मराठी, या आप यहां से बाहर जाओ, नौकरियां मराठी लोग करेंगे, तो यही तो किया आपकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने कि डोमिसाइल लगा दिया। ये बात अलग है कि आरजेडी भी डोमिसाइल की बात कर रही थी, पर मेरा सवाल आपसे है कि अगर डोमिसाइल लगा दिया तो क्यों उत्तर प्रदेश की महिला बिहार में नौकरी नहीं कर सकती? फर्ज कीजिए यही बिहारियों के लिए अगर दूसरे राज्य कर दें डोमिसाइल, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन है, वो लोग कहां जाके नौकरी करेंगे? कितना सही है ये संवैधानिक लिहाज से, या ये केवल और केवल राजनीति के प्रेरित फैसले हैं? अदिति जी, सभी संवर्गों की महिलाओं के लिए 35% आरक्षण एक क्रांतिकारी कदम है। नीतिपूर्ण शासन करने के पर्याय नीतीश कुमार जी ने यत्र नारी पूज्यते रमणते तत्र देवता के मंत्र को साकार। अरे साहब, मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना कि संवैधानिक रूप से कितना सही है। मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ, बिल्कुल। और संविधान में प्रोविजन नहीं रहता अदिति जी, तो लागू कैसे होता? झारखंड में लगातार डोमिसाइल पर ही बहस हो रही है। जो कुछ भी सरकार करती है वो संविधान के दायरे में ही कर सकती है, संविधान में प्रदत्त शक्तियों का ही इस्तेमाल करके कर सकती है। बिहार में महिला का मतलब केवल राबड़ी देवी और उनकी पुत्रियां रही हैं। कांग्रेस में भी महिला का मतलब सोनिया गांधी और उनकी पुत्री रही है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां करोड़ों लाखों बहनों को करोड़पति दीदी बनाते हैं, उसी तरह से नीतीश जी, जो आपने खुद इस बात की तस्दीक की कि पिंक साइकिल जब नीतीश जी ने दिया था, जब वो चलती कूदती हुई बेटियां सड़कों पर निकली और अपने को सबल करते हुए आगे बढ़ी। बिहार जो पीछे था, बहुत ही पीछे था, वो एक घटनाक्रम, लगातार उन आपराधिक घटनाक्रमों की बात नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने बेटियों की बेहतर जिंदगी प्रदान की, पढ़ाई लिखाई, मुकम्मल रोजगार की गारंटी की। अभी अगर अपने यहाँ रोजगार पा सके, जो बिहार पीछे है, वहां हम लाए हैं बिहार को, वहां से निकाल के गोली मारते थे अपराधी दिन दहाड़े कपार में, वो वहां से निकाल कर नीतीश जी ने के प्रयास में, नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार को हम लोग लेकर के आए हैं। माता सीता की धरती से महिलाओं को संबल देने का ये शाश्वत कार्य, ये स्तुत्य कार्य नीतीश जी के नेतृत्व में किया गया और पहले से लगातार किया जा रहा है। पोशाक योजना हो, तमाम तरह की योजनाएं हो, और बिल्कुल वहां की लड़कियों को, वहां की महिलाओं को, ये नारियों को सबल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपने अभी भी मेरे डोमिसाइल होने और अगर ऐसा ही दूसरे राज्य करने लगे तो बिहार के लोग बाहर जाके नौकरी नहीं कर पाएंगे, उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं राकेश रंजन जी के पास जाऊंगी। 10 सेकंड। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपका सम्मान करते हुए कहूंगा कि अगर एक संविधान में डोमिसाइल नीति लगाना और किसी को मार के भगाना कि तुम ये भाषा बोल नहीं सकते तो यहां से जाओ, इन दोनों को अगर आपके जैसे वरिष्ठ पत्रकार एक पलड़े पर रखने लगे तो ये दुखद। तो